अभी पेपर आपको साफ शो हो रहा है ना? हम क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। ओके। यस। सो प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हमने देखा है कि किस तरह से हम गिवन रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं, मींस एज ए एलपीपी हम उसको जो है चेंज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे आपकी अगर आपकी गिवन प्रॉब्लम एलपीपी की फॉर्म में नजर आती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उसको सोल्यूशन निकालने का। जो दो वेरिएबल्स की प्रॉब्लम आपके फ्रेम होती है उसे तो हम ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, बट फॉर मोर देन टू वेरिएबल्स आपके लिए जो टेक्निक्स जो डेवलप की गई हैं सॉल्यूशन के लिए एलपीपी के लिए, लाइक सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, या फिर आपके जो आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स है, आपकी टू फेज मेथड, इस तरह की जो टेक्निक्स है, इन सभी में क्या होता है, सबसे पहले इनको अप्लाई करने के लिए आपको आपके गिवन एलपीपी को एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, एलपीपी की अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसीलिए लास्ट लेक्चर में पहले हमने क्या किया, हमने जनरल फॉर्म के बारे में देखा, ठीक है, आपके पास कैनोनिकल फॉर्म के बारे में देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखा, क्योंकि ये जो आपकी मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए जो टेक्निक्स हैं वो जनरली आपके नी फॉर्म्स पर ही अप्लाई होती है, कैनोनिकल फॉर्म पे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ नीड टू कन्वर्ट योर गिवन एलपीपी इन ऑल दिस फॉर्म्स। और इन फॉर्म्स में जैसे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हो या ये वाली चीजें आप इस्तेमाल करते हो, सिंप्लेक्स मेथड आप इस्तेमाल करते हो, बेटा इनमें क्या होता है, आपने ग्राफिकल मेथड में भी देखा कि ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया था, हमने क्योंकि ग्राफ तो हम रफली प्लॉट कर रहे थे, हमने पॉइंट्स को जीरो जीरो ज्यूम करके पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए थे, बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिया था, टू वेरिएबल टू ही इक्वेशन, तो इजीली हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन जो हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी लेके चले थे, आपको ध्यान हो, अगर आपकी लेस देन इक्वल होती थी या ग्रेटर देन इक्वल होती थी, इन बोथ द केसेस फर्स्ट वी कंसिडर इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वल इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी हमने कंसिडर की। तो यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर दैट वी यूज स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। क्या करते हैं हम, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो बेटा अब जो है हम सिंप्लेक्स मेथड हम आज करेंगे। Just a second. सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड हम यहाँ पर जो है यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इस मेथड के आपको जो है कब ये डेवलप हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सिंप्लेक्स मेथड जो आपके पास है बेटा, इट वाज डेवलप्ड बाय डेंटिस, जीबी डेंटिस इन 1947, ठीक है, डेंजिग ने इसको किया था इन इन्वेंट इन 1947। जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी चल रही थी तभी एलपीपी की डेवलप इस टेक्निक की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका सिंप्लेक्स मेथड होता है दैट इज एक्चुअली एन आइट्रेटिव मेथड। आइट्रेटिव का आप जानते हो, यानी कि आपके जो स्टेप्स हैं वो जो है रिपीट होते हैं, रिपीटेटिव मेथड, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेसर डेवलप करते हैं, जो कि आपका जब तक कि आपका रिक्वायर्ड आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक वो क्या होता रहता है, रिपीट होते रहते हैं स्टेप्स। और क्या हम यहाँ पर ऑप्टेन क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, जो है सोल्यूशन को यहाँ बेटर बनाते हैं, यानी हर स्टेप क्या करता है आपके सोल्यूशन को और बेटर बनाता है और बेटर बनाता है। आप स्टार्टिंग में यहाँ पर एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आप अज्यूम करते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आप यहाँ पर अज्यूम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हर स्टेप पे चेक करते रहते हैं कि जो इनिशियली हमने अज्यूम किया है क्या ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, नहीं है तो आप फिर से जो आपके स्टेप्स है उनको रिपीट करते हैं। फिर चेक करते हैं कि अब जो नया बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया है क्या ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है। अगर कंडीशंस नहीं वेरीफाई हो रही तो आप एक बार फिर से स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से जो आप स्टेप्स को अपने रिपीट करते रहते हैं और हम क्या करते हैं एक्चुअली अपने
जो भी फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारा आता है उसको इंप्रूव करते रहते हैं, उसको नजदीक पहुंचाते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के, आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन के। तो दिस इज एन आइटरेटिव मेथड एक्चुअली, सिंपलेक्स मेथड जो आपके पास है। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे हमारे पास क्या होती है इस मेथड में, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंप्रूव्स विद ईच सॉल्यूशन। ठीक है ना, और जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है ऑब्वियसली वी विल अचीव दैट इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर टाइम्स हम क्या करते हैं इसकी रिपीटिशन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं जो है एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ आपके पास। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो भी आपकी जनरल फॉर्म, ठीक है, गिवन क्या होता है आपके पास, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी आपकी गिवन होती है। जो हमारा स्टेप वन जो हमारा होता है बेटा, वो हमारे पास होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज ए नीड टू कन्वर्ट योर एलपीपी, कन्वर्ट योर एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, किसमें कन्वर्ट करनी पड़ती है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है सबसे पहले आपको एलपीपी। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्लैक वेरिएबल्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जैसे ग्राफिकल मेथड में एक आपकी रिस्ट्रिक्शन थी, यू कैन यूज दैट ओनली फॉर मोस्टली फॉर टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम। ठीक है, टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम्स के लिए करते थे। यहाँ पर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ के पास वेरिएबल्स हो, आप उनके लिए यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास जो है एलपीपी जो आपके पास होगी, दैट कंटेन्स ओनली लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट। यू कैन अप्लाई योर सिंप्लेक्स मेथड ओनली फॉर द केस when your LPP contain only less than equal to type constraint। ठीक है, वैसे इसमें आपको इतनी जो है प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्टेंट होता है फिर से आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है, लेकिन आपको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की भी सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपको देखनी है कि आपकी कन्वर्ट हो रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आपको बेटा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपको ध्यान हो, आपको क्या करना पड़ता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपके पास जो है सबसे पहले आपको मैक्सिमाइजेशन टाइप आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ता था। आफ्टर दैट आप क्या देखते थे, सारे के सारे जो कांस्टेंट होते हैं बीआईज वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है ना, और आप क्या करते थे, सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज कर लेते थे। ठीक है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स का यूज करके। तो सिंप्लेक्स मेथड किसके लिए आप अप्लाई करेंगे, जब आपके पास सारे के सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के होंगे। और फर्स्ट स्टेप आपका इसका क्या है, नाउ अगर आप के पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सारे कंस्टेंट आपके लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, या फिर आप बना लेते हैं, तो उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप आता है कन्वर्ट एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है आपका, स्टेप टू जो है आपका बेटा, उसमें आपके पास आता है construct the initial simplex table। initial simplex table। अभी जो है बेटा मैं आपको बताऊंगी व्हाट डू वी मीन बाय इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, बिल्कुल आपको जो है उसको कंस्ट्रक्ट करके हम दिखाएंगे। स्टेप थ्री हमारे पास क्या होता है, जब आपकी टेबल फ्रेम हो जाती है फिर आप ऑप्टिमेलिटी टेस्ट लेते हैं। ऑप्टिमेलिटी टेस्ट, उसमें आपको देखना होता है कि जो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है बेटा, और फिर हम क्या करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम उसे बनाते हैं, उसके लिए स्टेप्स हम डिसाइड करते हैं। तो ये आपके पास जो है स्टेप फोर जो उसके लिए आता है हमारे पास नेक्स्ट। मैं आपको ये सारे के सारे स्टेप्स आगे भी हमारे पास हैं, इसमें 5-6 स्टेप आपके पास है, लेकिन मैं ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको कराऊंगी बेटा। ठीक है, वाया एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। आपके पास हम मैक्सिमाइजेशन टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 + 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, टू द कंस्ट्रेंट्स x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 - x2। अभी मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर ले रही हूँ ताकि आपको जो है स्टेप्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा ऑलरेडी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू टाइप के सारे कंस्ट्रेंट हैं आपके, तो आप जो है यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पर आपको कोई किसी भी तरह की जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कन्वर्ट एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फर्स्ट थिंग आपका फंक्शन जो है मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो ऑलरेडी है, देयर इज नो नीड टू चेंज। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास सारे के सारे बी आई पॉजिटिव होने चाहिए, वो भी ऑलरेडी है। ठीक है, थर्ड थिंग आपके पास क्या होती थी, आपको इन इक्वालिटीज को इक्वालिटीज इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता था बाय यूजिंग स्लैक और सब प्लस वेरिएबल। तो यहाँ पर क्योंकि लेस देन इक्वल टू टाइप का आपका कंस्ट्रेंट है, दैट्स वाई हियर वी यूज स्लैक वेरिएबल्स की जो कमी है उसे हम पूरा करेंगे बाय एडिंग दोज वेरिएबल्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप वन, ठीक है ना, वी कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास जो है दो स्लैक वेरिएबल यूज होंगे, एक इस इक्वेशन में, एक इक्वेशन में। हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 0 × S1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी उनको शो कर देते हैं जो वेरिएबल्स हम यहाँ पर लाएंगे। फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो होगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेकेंड सॉरी, इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड जो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी x1 माइनस x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 2। और सारे के सारे अब चार वेरिएबल हमारे पास हो गए हैं, सारे के सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो है इक्वेशन हमारे पास जो है फ्रेम हो चुकी है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बेटा बहुत ही आपको जो है हर एक स्टेप को आपको रिमेम्बर रखना है कि किस तरह से आपकी जो है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आपकी फ्रेम होती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड के लिए मैं एक बार आपको सबसे पहले आप यहाँ पर सीजे लिखेंगे। अब बेटा आई होप आपको जो है जनरल फॉर्म की आपने लास्ट लेक्चर देखा हो और आपको जनरल फॉर्म की सारी चीजें ध्यान हो कि आप सीजे क्या होते हैं, आपके कोस्ट कोफिशिएंट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोस्ट कोफिशिएंट? ठीक है, आपके सीजे और एक्सजे आपके क्या है, बीआईज आपके क्या हैं, एआईजे आपके क्या हैं, ये सारी की चीजें आपको पता हो। ठीक है, सीजे जो है आपके कोस्ट कोफिशिएंट होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है सीजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होते हैं, यानी यहाँ पर जो है आपके पास ये है 3200, दीज आर योर कोस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, अगर आपको जनरल फॉर्म ध्यान हो तो कैसे लिखते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3। xi को आप कहते हैं बेसिक वेरिएबल। ठीक है, xi आपके बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, एआईजे आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, बीजेस भी आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, और ये जो आपकी xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, दीज आर योर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, सो यू शुड नो अबाउट एवरी टर्म। ठीक है, अब हम अपनी जो है सिंप्लेक्स टेबल पर वापस आते हैं। इस सिंप्लेक्स टेबल को बेटा आप कहते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, दिस इज नोन एज, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इनिशियली कंसंट्रेट कर रहे हो जो है आपके इनिशियली इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सॉरी, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हमने बॉक्स में लिखा सीजे, सीजे की वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे जितने भी हमारे पास होंगे। ठीक है, जितनी भी हमारे पास सीजे की वैल्यूज हैं, आप जानते हो बेटा आप x1 की क्या है आपके पास, x2 की क्या है, S1 S2। ठीक है, आप सारी जानते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये फ्रेम करने के बाद सेकंड यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल, बीवी मैं लिख रही हूँ बेसिक वेरिएबल्स के लिए। फिर यहाँ पर दूसरा बॉक्स हम बनाते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है बेटा, ये चीज हम बनाते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेना चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मैं इसको कर लेती हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में हमारे पास आया, ये जितने वेरिएबल्स हमारे पास हैं x1
x2, s1, s2 ये वेरिएबल्स हमने लिखे। ठीक है, ये सेकंड हमने रो बना ली है यहाँ पर। उसके बाद जो है बेटा यहाँ इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में, यस, उसके बाद जो है बेसिक वेरिएबल्स आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं, क्योंकि ये इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है। बेसिक वेरिएबल्स का मतलब आप जानते हैं, मैंने जब आपको सॉल्यूशंस के टाइप समझाई थी बेटा, वहां पर आपने बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये सब आपने देखा था। तो आपने जो है नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस भी आपने निकाला था। आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होती है और वेरिएबल्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपके पास कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप जीरो रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप यूज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में अभी आप फाइनली आप बेसिक वेरिएबल्स कौन से ले रहे हैं, मतलब किनको मान करके आप जो है अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, किनके उस पर बेस पर। तो वो आपके जो है वो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, आपके जो ये इसमें है, इसमें दो इक्वेशंस गिवन है और वेरिएबल चार हो गए, x1 x2 s1 s2। तो आपको पता है कोई दो एक्स्ट्रा है, किन्हीं दो को आपको नॉन बेसिक वेरिएबल कहना पड़ेगा और दो को बेसिक कहना पड़ेगा। जो दो बेसिक होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग इक्वेशंस को सॉल्व करके आप अपना सोल्यूशन निकालोगे। तो आप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले आप बेसिक मानते हो अपने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को, s1 एंड s2, राइट, S1 एंड S2 इस तरह से। तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये हम आगे अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपकी क्वांटिटी वाली है, ये x1 वेरिएबल की वैल्यूज, x2 की, s1 की। ठीक है, ये इस तरह से जो है हमारी एक टेबल ये फ्रेम होगी। ठीक है, अब s1 और s2, ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू लिखनी है, प्रॉफिट पर यूनिट, सीबी। आप देख सकते हैं बेटा ये भी आपके पास कहाँ के अकॉर्डिंग ही है, आपकी जो गिवन इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो 0 0 दोनों की वैल्यू यही है ना, सीबी आपकी कॉस्ट कोफिशिएंसी है, प्रॉफिट पर यूनिट। आप जानते हैं कि S1 को कितना आप करें कि यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट यहाँ पर आपका लिखा जाता है, यहाँ पर जीरो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 0 0। जब ये बेसिक वेरिएबल बनेंगे तो जो भी बेसिक वेरिएबल होगा उसी का कॉफिशिएंट लिखा जाता है बेटा। अगर x1 x2 होते तो 3 और 2 आ जाता, s1 s2 है तो 0 0 लिखेंगे। तो आपके पास जो यहाँ वैल्यू है वो है 0 0। अब क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक है, तो क्वांटिटी में आप यहाँ पर ये देखिए, जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या है, क्वांटिटी 4 एंड 2, ये आपके पास आ जाएगी 4 एंड 2, 4 एंड 2। अब आप यहाँ पर x1 x2 s1 s2 ये आप जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं आपकी जो गिवन लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपने मैट्रिक्स के जो है वैल्यूज आपने लिख ली। ठीक है, आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स आपकी लिखी जा रही है एज इट इज, आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर फ्रेम हो रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो दो कांस्टेंट्स आपके हैं आप इनके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है x1 का, x1 के क्या है आपके पास 1 1 है, x2 के क्या है 1 - 1 है, s1 के क्या है 1 है, सेकंड वाले में तो 0 है s1 का कोफिशिएंट, s2 का फर्स्ट वाले में 0 है कोफिशिएंट और सेकंड वाले में 1 है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ बेटा, ये आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टाइम हम बेसिक वेरिएबल लेते हैं वो हमेशा ही हम स्लैक वेरिएबल्स को लेते हैं, S1 S2 को चूज करते हैं। ठीक है, हमेशा ही हम उनको लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चूज किया तो प्रॉफिट पर यूनिट वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 0 हो गया। ये जो आपकी वैल्यूज हैं इनमें जब भी आप बेसिक वेरिएबल लोगे, अगर आपका फर्स्ट वाला आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हम नए स्टेप्स क्रिएट करेंगे और फिर से सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो बेटा आप हमेशा ये पाएंगे कि जब भी आपकी सिंप्लेक्स टेबल क्रिएट होगी, जब भी क्रिएट होगी तो जो भी बेसिक वेरिएबल आपका चूज होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी यूनिट मैट्रिक्स बनेगी हमेशा ही। जैसे यहाँ पर S1 S2 है ना आपका बेसिक वेरिएबल, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग S1 और S2 को आप यहाँ चेक करोगे तो हमेशा ही आपकी यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, आगे भी आप जब भी हम इस चीज को देखेंगे हमेशा हम यहाँ पर चेक करेंगे यूनिट मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही, अगर नहीं बन रही है तो बनाएंगे। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टार्टिंग वाला प्रोसीजर हमने लिखा है, यहाँ मैंने सीजे कोफिशिएंट नहीं लिखे, कॉस्ट कोफिशिएंट 3 2 0 0 है हमारे, 3 2 0 0 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आएगी यहाँ पर हम लिखते हैं जेड जे। ठीक है बेटा, जेड जे यहाँ पर हम
जेड जे हम लिखते हैं, तो आपके पास जेड जे आपके पास जो है क्या होता है, उसके कैलकुलेशन का मैं आपको बताऊंगी आफ्टर जो है कंप्यूटिंग जेड जे। लास्ट जो हमारे पास होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जेड, ठीक है ना, जो हमारे पास यहाँ होता है जेड की वैल्यू हम प्रॉफिट पर यूनिट में हम लिखेंगे जेड इक्वल्स टू, और ये यहाँ जेड जे के जस्ट नीचे, ओ एक कोफिशिएंट सॉरी यहाँ पर मिस हो गया है, ये प्रॉफिट यहाँ लिखना चाहिए हमें जेड जे, क्योंकि हम इधर काउंट करते जाते हैं ना, x1 के अकॉर्डिंग क्या है, x2 के अकॉर्डिंग, s1 के अकॉर्डिंग x2, और जेड जे के जस्ट नीचे आप लिख सकते हैं बेटा सीजे माइनस जेड जे, ठीक है, एक और सीजे माइनस जेड जे। तो ये है आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। आपको ये याद रखना है हर बार, हर बार सबसे पहले सीजे जो कि आपके कॉस्ट कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देन पहला बेसिक वेरिएबल के लिए, फिर प्रॉफिट पर यूनिट के लिए, फिर क्वांटिटी के लिए कितनी है आपकी, फिर x1, ठीक है, x1 x2 s1 x2, ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यूज आ जाएगी। क्वांटिटी आप जानते हैं बेटा बी आई जो आपकी होती है, नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो आती हैं आपके पास वही है, ठीक है, जो आपके पास नो नेगेटिव क्वांटिटीज होती है कांस्टेंट क्वांटिटी राइट हैंड साइड में वो आपके पास है 42। फिर उसके बाद हम जेड जे काउंट करेंगे, फिर सीजे माइनस जेड जे हम काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आपके पास, ठीक है। और z, z तो आप जानते हैं, z तो आपका बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब ये z है क्या आप जानते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास z जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस तरह से फ्रेम होगा, सारे के सारे जो है आपके कॉस्ट कोफिशिएंट और आपकी जो क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके और उनका सम करके द वैल्यू ऑफ द z, ठीक है, उस तरह से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारे पास है जेड जे उसको काउंट करने का मैं फार्मूला यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। जेड जे यहाँ पर क्या है हमारे पास, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m सी आई ए आई जे, ठीक है, वेर m इज द नंबर ऑफ रोज। आप जानते हो बेटा n वेरिएबल्स m जो आपके पास m प्लस n वेरिएबल्स होते हैं और m आपकी नंबर ऑफ रोज होती हैं। यहाँ पर आपकी m जो है इस एग्जाम्पल में कितनी है 2 है, ठीक है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज ये देखो 2 है आपके पास बन रही है जो, ठीक है, यानी कि एज पर नंबर ऑफ इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग होता है एग्जैक्टली ये, ठीक है। ये तो जेड जे का फार्मूला है, सी आई ए आई जे, जो भी सी आई आपके कोस्ट कोफिशिएंट उनको ए आई जे से मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देखो नेक्स्ट, आप सीजे माइनस जेड जे कैसे कैलकुलेट करोगे, सीजे माइनस जेड जे, अब आपके पास सीजे है जेड जे भी है तो आप कर सकते हो इसको। ये जो आपके पास प्रॉपर ये जो टर्म है सीजे माइनस जेड जे, दिस इज नोन एज नेट एवेल्युएशन। नेट एवेल्युएशन सिंप्लेक्स मेथड काफी ज्यादा लेंथी मेथड होता है, लेकिन एक बार आप, क्योंकि रिपीटेटिव मेथड होता है इसमें स्टेप्स रिपीट होते हैं, स्टार्टिंग में लग सकता है जो इसको फर्स्ट टाइम कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी किया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको स्टार्टिंग में लग सकता है ओ, इसमें कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन आप 2 एग्जाम्पल निकालोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बेटा, ठीक है, बहुत ही इजी है आपके पास ये, ओके। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम यहाँ पर ये एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं टेबल। अब यहाँ पर जो जेड जे आपके पास है, अब ये देखो जेड जे का फॉर्मूला क्या है, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m सी आई ए आई जे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको एवेल्युएट करो बेटा, यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी जे माइनस जेड जे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको एवेल्युएट करेंगे बेटा। तो आप देखिए जेड जे की वैल्यूज आपकी क्या क्या आएंगी, जेड जे की वैल्यूज आपकी क्या क्या आएंगी। सबसे पहले जो है आपके पास फॉर दिस, जो यहाँ पर हम जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सी आई ए आई जे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट उसमें जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी, फर्स्ट जो है एवेल्युएशन में बेटा वो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, 0 हो जाती हैं फर्स्ट एवेल्युएशन के अंदर। फर्स्ट एवेल्युएशन में हमारी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। किस उसमें 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो ये आपकी क्या है, 0 है, ठीक है ना, ये आपकी 0 है ना, इनको आप क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे, इनको कोरस्पॉन्डिंग आपको देखना है बेटा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, आपका फर्स्ट क्या आ गया 0 आ गया। फिर सेकंड वाला आप यहाँ पर जो है x2 को आप कैलकुलेट करेंगे 0 इंटू 1, 0 इंटू माइनस 1, 0 आ गया, 0 इंटू 1 तो सारी 0 0 ही है आपकी,
ठीक है, तो ये हमारा जो है ये फार्मूला जो है आपका जो है एवेल्युएट हो चुका है, 0 0 आ गया। अब सीजे माइनस जेड जे, ठीक है, सीजे वाला कौन सा सीजे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला सीजे, ठीक है, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है अब आप ये देखिए बेटा, सीजे माइनस जेड जे, ये 0 है, यहाँ पर 3 था, तो आप ये पाएंगे कि इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में तो कोस्ट कोफिशिएंट ही सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, कोस्ट कोफिशिएंट जो हमारे हैं वही सीजे माइनस जेड जे की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये करने के बाद हम जो है जैसे हमारी फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो इनिशियल बेसिक जो फिजिबल सॉल्यूशन आपका है, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है बेटा हमारा, इज दिस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉट। अगर ऑप्टिमल है तो यही हमारा सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो आपको जो है फर्दर प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं आप, स्टेप 3 आपका क्या होता है, ये तो आपका स्टेप 2 था ना, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर करना। स्टेप 3 आपका क्या होता है बेटा, आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, टेस्ट फॉर ऑप्टिमेलिटी, आपको देखना होता है कि सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं है। इसके लिए जो है मैं आपको एक बार सारे केसेस बता देती हूँ बेटा, फिर हम ये प्रॉपर करेंगे ताकि आगे जो भी आपके केसेस है वो आपको पता चल जाए। हमारा इस पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है सीजे माइनस जेड जे के ऊपर, सीजे माइनस जेड जे के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, इफ ऑल सीजे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0, if all cj minus zj less than equal to 0, then the solution under test, जिस solution को हम टेस्ट करने वाले हैं वही क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, then solution is optimal। अगर सारे के सारे cj minus zj जो है आपकी लेस देन इक्वल टू 0, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो एक बार 3 है, 2 है, 0 0 है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर सारे होते लेस देन इक्वल टू 0 या 0 या लेस होते 0 से, तो यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता, आप इस चीज के अकॉर्डिंग अपना आंसर डेवलप कर देते, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास क्या होता है, कम इफ एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेड जे इज पॉजिटिव, इफ एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेड जे इज पॉजिटिव, अगर कम से कम एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, मोस्ट पॉजिटिव को हम जो है सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट मोस्ट पॉजिटिव, ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 3 आ गया, 3 है ना, सबसे मोस्ट पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू जो है पॉजिटिव में 3 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर ये देखो कि एंट्री किस कॉलम में इसकी एंट्री हो रही है, इसकी हो रही है x1 कॉलम में एंट्री, ठीक है, ये जो मोस्ट पॉजिटिव आपके पास जो एंट्री है इसकी हो रही है x1 कॉलम में, ठीक है, ये वाला x1 कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये जो x1 कॉलम जो आपके पास है, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको बेटा दो चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जो सीजे माइनस जेड जे है, हमने क्या कहा है यहाँ पे, इफ एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेड जे इज पॉजिटिव, ठीक है, तो उस केस में आपको मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है कंसिडर करनी होती है। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने कंसिडर कर ली, फिर इस मोस्ट पॉजिटिव जैसे यहाँ x1 के कोरस्पॉन्डिंग है, उसके कॉलम्स की सारी वैल्यूज को चेक करो, कॉलम्स की सारी वैल्यूज को चेक करो, ऑल द कॉलम्स ऑफ द एक्सजे। अगर कॉलम्स की सारी वैल्यू नेगेटिव या 0 है, जैसे यहाँ पर तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव या 0 है, इफ कॉलम्स ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव एंड 0, देन आपका क्या होगा बेटा, सोल्यूशन होता है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। अभी मैं आपको सारे केसेस बता देती हूँ, फिर हम जो पर्टिकुलर एग्जांपल उसको भी डील कर लेंगे साथ के साथ, थ्योरी भी और एग्जांपल भी, ठीक है। थर्ड केस हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो है वही चीज है, एटलीस्ट वन वैल्यू सीजे माइनस जेड जे की एटलीस्ट वन वैल्यू क्या हो आपके पास, पॉजिटिव हो, बिल्कुल यही वाला केस, ये जो है बिल्कुल यही वाला केस। और फिर हम मोस्ट पॉजिटिव सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। और फिर हम क्या करेंगे, कम से कम एक वैल्यू इस कॉलम में क्या हो आपकी पॉजिटिव हो। इफ
एटलीस्ट वन एंट्री इन कॉलम इज पॉजिटिव, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, देन सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल एंड वी हैव टू, आप ये कह सकते हो, इंप्रूव दिस सोल्यूशन। अब आपको जो है स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ बेटा इतना। स्टेप 3 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेप 1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप 2 में इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आप प्रिपेयर करोगे इस तरह से, फिर स्टेप 3 के अंदर आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाओगे। वो पूरा का पूरा सीजे माइनस जेड पे डिपेंड करता है, सीजे माइनस जेड पे डिपेंड करता है। आपने सीजे माइनस जेड एवेल्युएट कर लिया, फिर आप ये देखोगे कि आपके पास सारे के सारे सीजे माइनस जेड की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, सारी नेगेटिव या इक्वल टू 0 है, तो वही सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपके पास जो है एक भी वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू भी अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हुई, उस केस में आप मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढोगे, जैसे यहाँ पर 3 है। फिर ये देखोगे कि वो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपकी किस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आती है, जैसे यहाँ पर x1 कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आती है। फिर आप उस कॉलम की वैल्यूज को चेक करोगे कि वो कैसी हैं। अगर आपकी उसके कॉलम्स की वैल्यू बेटा सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है या 0 है, तो उस केस में आपका सोल्यूशन होगा अनबाउंडेड। लेकिन हाँ, अगर उसमें एक भी वैल्यू पॉजिटिव है, उस केस में आपका सोल्यूशन होगा नॉट ऑप्टिमल। ये मीन्स आपको इंप्रूव करना है, आपको फर्दर स्टेप लेने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सीजे माइनस जेड जे आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, मोस्ट पॉजिटिव 3 है, x1 कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग है, और आपकी जो कॉलम के अंदर है पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, ठीक है, 1 1 आपने देखा पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। तो इसका मतलब आपका ये सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, यू देयर इज अ नीड टू इंप्रूव इट। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, आप यहाँ पर जो है 4 स्टेप लेंगे, स्टेप 4 आप लेंगे, ठीक है, स्टेप 4। इस स्टेप 4 के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है, स्टेप 4 के अंदर, और आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, ये डिसाइड होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पता चल गया ना कि आपका सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस आपके बेसिक, जो आपने इनिशियल बेसिक वेरिएबल जो माने थे, उन्होंने आपको जो है फिजिबल सोल्यूशन आपका, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका नहीं दिया, यानी कि ये चेंज करने की जरूरत है इनको। तो इनमें से कोई जाएगा, आउटगोइंग बनेगा, और इनमें से कोई आएगा, इसके लिए इनकमिंग बनेगा। और इसमें जो आपके पास जो है आप निकालते हैं की एलिमेंट, या फिर आप कहते हैं पाइवोट एलिमेंट, ठीक है बेटा, और ऐसे ही की रो, पाइवट रो, ठीक है, ये चीजें आपकी डिस्कस होती है बेटा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं इनकमिंग वेरिएबल को, ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो अब आपने देख लिया बेटा, मोस्ट पॉजिटिव आपके पास जो है 3 था, उसके कोरस्पॉन्डिंग x1 आपके पास यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके पास हमने देख लिया मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू 3 है, ठीक है, और ये x1 वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब है x1 जो है आपका वो है इनकमिंग वेरिएबल, x1 जो वेरिएबल है वो है आपका इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग होगा वही आपका इनकमिंग वेरिएबल बनेगा। अब देखना है कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है। आउटगोइंग वेरिएबल के लिए जो है हम नया एक जो है मेथड हम अप्लाई करते हैं बेटा, वी काउंट रिप्लेसमेंट रेशो, वो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं रिप्लेसमेंट रेशो, RR, ठीक है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल के साइड में रिप्लेसमेंट रेशो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। कैसे आपके रिप्लेसमेंट रेशो बेटा प्रिपेयर होते हैं टू फाइंड दिस, क्योंकि आप जानते हैं बेटा S1 S2 में से ही कोई वेरिएबल आपका जाएगा, ठीक है, S1 S2 वेरिएबल्स में से ही जाता है, इनमें से ही देखना पड़ेगा कौन सा आउटगोइंग वेरिएबल है, ठीक है। वन ऑफ दीज वेरिएबल्स S1 S2 विल नाउ बी द आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है, विच वुड बी रिप्लेस्ड बाय योर x1 वेरिएबल, क्योंकि वो इनकमिंग वेरिएबल है। तो आप रिप्लेसमेंट रेशो में हम क्या करते हैं, हम जो आपकी रो है, ठीक है, आप डिवाइड करते हैं क्वांटिटी कॉलम को बाय द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो भी आपने, जैसे आपकी ये रो आपके पास है, ठीक है, आपकी जो क्वांटिटी कॉलम है, ये है आपका क्वांटिटी कॉलम 4 2 है आपके पास बेटा। आप क्या करोगे, इसको
जो है डिवाइड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में आपके पास क्या बन जाएगा, 4/1 बन जाएगा, ठीक है, 4/1 बन जाएगा इसमें। और क्वांटिटी जैसे आपके 2 है तो आपके पास बन जाएगा जो है 2/1 बन जाएगा, ठीक है। नाउ रिप्लेसमेंट रेशो फॉर द फर्स्ट रो, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4/1 यहाँ, और यहाँ बन जाएगा 2/1। कैसे निकाला हमने रिप्लेसमेंट रेशियो, मैं आपको फिर से करा देती हूँ। रिप्लेसमेंट रेशियो फॉर एनी रो इज ऑब्टेन्ड बाय, किसी भी रो के लिए आपके पास रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं हम, बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कॉलम, डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कॉलम, ये है आपका क्वांटिटी कॉलम, ठीक है, बाय द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द इनकमिंग वेरिएबल। x1 है ना आपका इनकमिंग वेरिएबल, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 2, ठीक है। तो ये आपका जो है रिप्लेसमेंट रेशो है। फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि रिप्लेसमेंट रेशो मिनिमम कहाँ है। जैसे यहाँ पर 2 मिनिमम है आपके पास, तो 2 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, S2 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो S2 जो है आपका बेटा वो आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा, ठीक है। S2 जो है आपका आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जैसे ही आपको पता चला कि आपका सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, आपको यहाँ पर जो है बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स को चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो उसमें आपका एक वेरिएबल जाएगा और दूसरा आएगा, ठीक है। आपको एक इनकमिंग वेरिएबल और एक आउटगोइंग वेरिएबल देखना है। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम है वो आपको इनकमिंग वेरिएबल देगा, जैसे यहाँ x1 है। और फिर आपको आउटगोइंग वेरिएबल S1 और S2 में से कौन सा है, उसके लिए आप निकालोगे रिप्लेसमेंट रेशो। रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे काउंट होता है, क्वांटिटी कॉलम को कोरस्पॉन्डिंग जो आपका इनकमिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हो, और फिर उस रेशियो में से मिनिमम सिलेक्ट करते हो। मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो में आपका वेरिएबल है, जैसे यहाँ S2 है, दिस इज योर आउटगोइंग वेरिएबल। ये क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल। ये आपका क्या है, इनकमिंग वेरिएबल। ओके, अब बेटा आपको इनकमिंग वेरिएबल भी पता है, आउटगोइंग वेरिएबल भी पता है। अब आप नई सिंप्लेक्स टेबल जो है आप यहाँ पर अपनी प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आपकी चेंज हो चुकी है। नई सिंप्लेक्स टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। और एक चीज और है बेटा, यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की है कि आपको आउटगोइंग इनकमिंग की एलिमेंट, पिवट एलिमेंट आपको जो है सिलेक्ट करनी है, वो भी इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे ही आपको पता चल जाता है व्हाट इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, व्हाट इज योर इनकमिंग वेरिएबल, ऑटोमेटिकली आपका की एलिमेंट जो है सिलेक्ट हो जाता है। बिकॉज की एलिमेंट क्या होता है, इट इज द it this element lies at the intersection of the column of incoming variable and the row of outgoing variable। कब कहाँ लाई करता है, intersection of the column of the incoming variable and row of the outgoing variable, means this one intersection, ठीक है ना। इनकमिंग वेरिएबल के कॉलम और आउटगोइंग वेरिएबल की रो का इंटरसेक्शन, यानी कि 1 जो है आपका वो है की एलिमेंट, आपका पाइवेट एलिमेंट। और ये आपकी की रो है, और ये सॉरी ये की रो है, ये की कॉलम है, पाइवेट रो पाइवेट कॉलम आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है बेटा, ठीक है। तो यहाँ हम जो है फिर से इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जो है अपनी, नई सिंप्लेक्स टेबल जो है हम यहाँ पर अपनी फ्रेम करेंगे। ये जो हमारी सिंप्लेक्स टेबल है, न्यू सिंप्लेक्स टेबल को हम फ्रेम करने का यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। यस, न्यू सिंप्लेक्स टेबल हम यहाँ पर फ्रेम करते हैं। फर्स्ट आपका देखो क्या था, आपको हल्का सा तो ध्यान भी हो गया होगा। सीजे सबसे पहले कॉस्ट कोफिशिएंट्स थे आपके 3, 2, 0, 0, ये तो चेंज नहीं होते, ये तो आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इनके नीचे आपके वेरिएबल्स थे x1, x2, s1, s2, ये वेरिएबल्स आपके थे। और इधर हमने क्या लिखा हुआ था, इधर आपके पास यहाँ थी क्वांटिटी, ठीक है। इस तरफ आपके पास थे प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, यानी जो सीबी आपके पास था। और इधर हमारे पास थे बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल। तो कंप्लीट आप इसको बना सकते हैं। जब आप बिल्कुल, मैं अलग अलग से फ्रेम कर रही हूँ टेबल बेटा, जब आप बहुत ज्यादा आपका होल्ड हो जाता है, आपको सारे स्टेप्स याद हो जाते हैं, तो टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बुक्स के अंदर जो हमने जो है शेयर की हुई है। आप एक ही उसमें भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो टेबल, एक ही बारी में भी।
बेसिक वेरिएबल्स। तो आपके पास जो है बेटा न्यू जो आपकी सिंप्लेक्स टेबल जो फ्रेम होगी, यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाला बेसिक वेरिएबल अब कौन सा है, x1, जो आपका s1 था वो एज इट इज है, ठीक है। फिर दूसरा बना है आपका x1, s2 तो रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या था, इनकमिंग बन गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो प्रॉफिट पर यूनिट आपका क्या क्या है, S1 के कोरस्पॉन्डिंग तो 0 ही था, पर x1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है आपका, ठीक है। देखो आप देख सकते हो बेटा इसमें, ये आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल से है, यही तो होते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर कितना है आपका 3 है x1 का, S1 S2 का 0 0 है, और यही आपकी कॉस्ट कोफिशिएंट है 3 2 0 0, ठीक है। तो आपके पास जो न्यू सिंप्लेक्स टेबल है, आप पुराने वाले को और कंसिडर करके इसको प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका फी। क्वांटिटी अब आपकी कितनी है, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी जो हमारे पास है वो इनके कोरस्पॉन्डिंग ही आपकी चेंज हो जाएगी बेटा, 0 3 आपके पास है ना, तो आप अपनी इक्वेशन देखिए 0 और 3, आप इसमें वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है बेटा आपके पास जो क्वांटिटी है, यस, आपके पास क्वांटिटीज कितनी आ जाएंगी 2 2, आपकी क्वांटिटीज आ जाएंगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। x2 आपके पास 2, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो है 2 2 क्वांटिटीज आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ क्वांटिटी जो है हम 2 2 इस तरह से हम लिख रहे हैं। फिर जो है आपके पास, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, एक मिनट, क्वांटिटीज हमारी कितनी है यहाँ पर, सॉरी क्वांटिटीज तो हमेशा यही रहेंगे हमारे पास 4 और 2, यस 4 और 2, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटीज हैं, ये भी चेंज नहीं होती, कॉस्ट कोफिशिएंट चेंज नहीं होते, ठीक है। ये हमारी क्या है, क्वांटिटीज हैं। एंड ऑब्वियसली आपके जो यहाँ वाला जो आपके पास जो है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल की जो आपकी एंट्रीज हैं, वो भी आपके पास क्या है, ये आपकी लिखी ही हुई है, ठीक है। अब जो है आपके पास यहाँ पर बेटा इस टेबल में एक चीज कंसिडर करो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, कि जो भी आपके बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो आप जहाँ यहाँ पर एक बार कॉन्सेंट्रेट करना, अब आपके नए बेसिक वेरिएबल है S1 और X1, यहाँ पर S1 को देखो और X1 को देखो, 1 1 1 0, इसका मतलब क्या है, 1 1 और 1 0 को आप देखोगे दिस इज नॉट ए यूनिट मैट्रिक्स, ये तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। 1 0 तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर 0 1 होना चाहिए था ना, 0 और 1 तभी तो यूनिट मैट्रिक्स बनती, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको क्या जरूरत, आपको की जरूरत अभी क्या है, दिस एलिमेंट शुड बी 0, दिस एलिमेंट शुड बी 0, यूनिट मैट्रिक्स बनने के लिए इस एलिमेंट को 0 बनाना होगा, और वो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके इसको 0 बनाएंगे, इस एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों रोज का इस्तेमाल करके इसको 0 बनाएंगे, और इसको 0 बनाने के लिए अदर एलिमेंट्स पर भी आपका जो है इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या जरूरत है, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 तो है, इसको 0 1 करना है, इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो उसके लिए जो है हम प्रॉपर यहाँ पर जो है स्टेप लेंगे बेटा, ठीक है। तो आपके पास जो है वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0। अब आपका की एलिमेंट की हम हेल्प लेते हैं इसके लिए, ठीक है, की एलिमेंट की हम हेल्प लेते हैं, की एलिमेंट आपका यूनिटी है, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि यूनिटी पहले से ही है, फिर तो ठीक है, अगर ये यूनिटी नहीं होता तो सबसे पहला काम हमारा होता है इसको हम यूनिटी बना देते ताकि आगे का प्रोसीजर इजी हमारे पास हो जाए, इसको यूनिटी हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास जो है ये ऑलरेडी यूनिटी है, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम सिंपली हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पर इस ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, तो हम करेंगे वी मल्टीप्लाई द रो ऑफ द की एलिमेंट। देखो आप इन दोनों पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि ऊपर वाला 0 हो जाए, क्लियरली आपको शो हो रहा है बेटा कि इन दोनों को तो बस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी ऊपर वाला 0 हो जाएगा, आप जस्ट नीचे वाले को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाली रो में ऐड कर दीजिए, आपके पास जो है आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब आप, लेकिन ये जो इफेक्ट आपका है कहां से कहां तक पड़ेगा, प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा, इन दोनों रो पे, 5 एंट्रीज जो आपकी है, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इन सब पे पड़ेगा, इसको छोड़ करके कंप्लीट इन 2 रोज पे पड़ेगा। देखो हमारा क्या टारगेट होता है, पूरा नए आपने बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पर लिख लिए हैं। आप जानते हैं बेसिक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग इस में आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी, कांस्टेंट जो आपके पास बनेगी, जो एंट्रीज होंगे वो यूनिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये तो यूनिट नहीं है, ये 1 1 है, ये 1 0 है, ये ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद इसको 0 बनाना पड़ता है, पर उसके लिए सबसे पहले हमें की एलिमेंट को यूनिटी बनाना है। यहाँ ऑलरेडी यूनिटी है तो कुछ नहीं करना, अगर यूनिटी नहीं होता तो आप, जैसे यहाँ 4 होता तो 4 से डिवाइड कर देते पूरी रो को, ठीक है, ये यूनिट बन जाता, लेकिन पूरी को डिवाइड करते। अब आपको इसको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, पूरी की पूरी रो पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरी एंट्रीज पे, सभी एंट्रीज पे। देखो 4 - 2, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को, 4 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 - 2 जो एंट्रीज थी हमारी अब चेंज होगी, ये 2 अब बनेगा ये 2, ये क्वांटिटी नई वाली फ्रेश एंटिटी हम यहाँ पर लिखेंगे, फ्रेश एंट्रीज। ठीक है। अब -1 1 ये हो गया 0, ठीक है। माइनस को से मल्टीप्लाई, +1 1 ये हो गया 2, 0 माइनस का था 1 ये हो गया 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये हो गया -1। क्या किया हमने, सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दिया, और जो रिजल्ट आया उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है, रिजल्ट को। और नीचे वाली जो आपकी एंट्रीज है बेटा वो तो है ही एज इट इज, ठीक है, जो भी आपकी एंट्रीज थी वो तो एज इट इज है, 3 2 1 -1 0 1, ठीक है। अब ये चीजें हमारे पास हो गई। अब आप देख सकते हो x1 और s1 से मिलके आपकी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमें जो है जेड जे, सीजे माइनस जेड जे, हमें ये सब जो है वी कैलकुलेट जेड जे एंड सीजे माइनस जेड जे हमें कैलकुलेट करना होता है बेटा। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास जो है जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास क्या है बेटा, आप अच्छे से जानते हो बेटा, यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ हम z कैलकुलेट करते हैं और यहाँ zj कैलकुलेट करते हैं। z हमारे पास क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है 0 × 2, 0 × 2 +3 × 2, यहाँ पर 6 है हमारा z। zj हमारे पास क्या है, zj आप क्या करते हो, जो आपकी प्रॉफिट पर यूनिट होता है उसको आप एक्साइज से मल्टीप्लाई करते हो, 0 और 3 है आपका, तो इसको पूरे से मल्टीप्लाई करो, क्या आपका आ जाएगा 0 × 0 +1 × 3, राइट बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा 0 × 0, आपने यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, +3 × -1। नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा 0 × 1 +3 × 0। नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ प्रॉफिट वाले को आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के, 0 × -1 +3 × 1, ठीक है। तो क्या वैल्यूज हमारी आ गई है, 3 -3 0 एंड 3, ओके बेटा, ये वैल्यूज हमारे पास है। ये आप ये देखो, ये वैल्यूज 3 -3 0 एंड 3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इसके बाद जो है बच्चे, इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखो जेड हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट, नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सीजे माइनस जेड जे, वो तो सीजे हमारे पास ऊपर लिखा ही हुआ है, 3 -3 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 -3 आपके पास जो है पहले ही माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है आपके पास, 2 + 3 यानी कि यहाँ हमारे पास आएगा 5, यहाँ 0 कोरस्पॉन्डिंग यहाँ -3। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है बेटा, सीजे माइनस जेड जे की वैल्यूज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर फिर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना पड़ता है, आपकी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जो है प्रिपेयर हो गई है। सिर्फ आपने आउटगोइंग इनकमिंग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकमिंग वेरिएबल लिख दिया, और उसके बाद बेटा हमने क्या किया है, इनकमिंग वेरिएबल लिखते ही आपके यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट इनकी चेंज हो जाएगी, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट होगा वो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने नोटिस किया कि यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो हमने जो है, जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स जिसकी वजह से नहीं बन रही थी उस एलिमेंट को 0 में हमने चेंज करना चाहा, 0 में, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है, यस, हमने क्या किया, ऑपरेशन यहाँ पर लगाया, नीचे जो आपके पास की एलिमेंट वाला जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया,
तो कोरस्पॉन्डिंग हमारी नई वाली जो है वो ये बन गई। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी थोड़ी सी दिक्कत है तो जो मैंने बुक शेयर की हुई है बेटा उसमें एक एक स्टेप लिखा हुआ है लैंग्वेज में, आप इजीली इसको कर लेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट आप जानते हैं सीजी माइनस जेड जे, अगर सारे के सारे लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो वो ऑप्टिमल होता, यहाँ सारे के सारे लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है, अभी भी आपका पॉजिटिव है। सारे अगर पॉजिटिव है कम से कम एक तो मोस्ट पॉजिटिव देखते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पूरा का पूरा कॉलम चेक करेंगे। कॉलम में अगर सारी वैल्यूज आपकी लेस देन इक्वल टू जीरो है तो वो आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं, इसमें एक पॉजिटिव है जैसे कि 2 है आपके पास बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिर से नहीं है, यानी एक बार फिर से आपको ये सारे स्टेप्स जो है रिपीट करने होंगे। मोस्टली आपको 2 या 3 टाइम्स ही रिपीट करना पड़ता है, इससे ज्यादा लेंथी नहीं होता है। तो आपके पास जो है लेकिन 2 टाइम्स तो आपको करना ही पड़ जाता है इन मोस्टली केसेस। ठीक है, तो ये आपकी जो सिंपलेक्स टेबल का प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जैसे ही बेटा आपको सीजे माइनस जेड जी लेस देन इक्वल टू जीरो मिल जाएगी ना, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे वही आपके जेड की वैल्यू हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वही आपके बेसिक वेरिएबल्स होंगे जो कि आंसर देंगे। ठीक है, तो अब सीजे माइनस जेड जे में 5 मोस्ट पॉजिटिव है, x2 के अकॉर्डिंग है, इसके में जो है 2 पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रहा है। तो एक बार फिर से जो है हम अपना स्टेप्स रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार आप ना जो है रिप्लेसमेंट रेशो वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, x2 आपका क्या बनेगा, इनकमिंग वेरिएबल x2। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशो, क्योंकि पॉजिटिव तो बस यही है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को डिवाइड करते हैं बेटा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कॉलम के अंदर जो पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रिप्लेसमेंट रेशो काउंट करते हैं, किसी और के लिए नहीं। यहाँ तो सिंगल वैल्यू ही थी तो वो काउंट किया, तो इसका मतलब S1 क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल है। S1 क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल है। तो बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम क्या करेंगे, फिर से नई सिंप्लेक्स टेबल आपकी फटाफट से जो है हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, नई सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, जो है हम यहाँ पर जो है रेडी करेंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो है जल्दी से यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बार फिर से सिंप्लेक्स टेबल जो है हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। सीजे जो है आपके पास, या फिर बेटा मैं ऐसा करती हूँ, सीजे वगैरह तो आपका लिखा पर वो शो नहीं होगा, या नीचे नई से लिख लेती हूँ मैं। सीजे है जो हमारे पास वो है 3200, और यहाँ पर हमारे पास आती है पहले क्वांटिटी, ये प्रॉफिट पर यूनिट, और इससे पहले हमारे पास होता है बेसिक वेरिएबल्स, और यहाँ हमारी वैल्यूज होती है x1 x2 s1 s2। ठीक है, और यहाँ हमारे आते हैं सारे के सारे इनकमिंग वेरिएबल, अब हमारे पास है x2। ठीक है, हमारे पास इनकमिंग वेरिएबल अब हमारे पास क्या आ गया है, x2 आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x2 लिखेंगे, x2। ओके, x2 x1 ये चेंज आ गया है। हम अपनी ये सिंप्लेक्स टेबल जो है यहाँ पर, सॉरी, मैं प्रिपेयर कर लेंगे। x1 x2 लिखने के बाद ये हमारा z की वैल्यू देता है, यहाँ पहले हम zj कैलकुलेट करते हैं सबके लिए, फिर हम cj माइनस zj कैलकुलेट करते हैं। राइट, बहुत टाइम नहीं लगता है, देखने में लगता है कि एक बार फिर से, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी आपको ये फॉर्मेट याद हो जाता है तो बहुत ही स्पीडली आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको प्रॉफिट आप जानते ही हैं, x1 और x2 का प्रॉफिट गिवन इक्वेशन में क्या था, 3 और 2। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है आपके पास। ठीक है, ये 3 है और ये 2 है आपके पास। ओके, क्वांटिटी आपकी कितनी कितनी है यहाँ पर, एक बार फिर से जो है हम यहाँ पर क्वांटिटी अपनी जो हमारी बनती है क्वांटिटी, हम वैसे ही अपना लिखेंगे। जो भी हमारी क्वांटिटी कितनी 2 बन गई थी ना, लास्ट सिंप्लेक्स टेबल को देखो बेटा, आपके लास्ट सिंप्लेक्स टेबल ये आ गई थी आपके पास 2 2 आपकी क्वांटिटी आ गई थी। ठीक है, तो आपकी जो x1 है, x1 की क्वांटिटी तो 2 है। ठीक है, वो हमने x1 की क्वांटिटी 2 लिख ली ऊपर से देख करके। अब यहाँ पर है x2 की क्वांटिटी, x2 की क्वांटिटी कितनी है, तो आप अपनी वहां पर देखो, इक्वेशन हमारी क्या गिवन थी, ये गिवन थी इक्वेशन, इसमें क्या है x2 2 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी है।
तो इस तरह से जो है हम बेटा अपनी क्वांटिटी यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो बेटा, कॉलम की वैल्यू आपके पास 2 भी आ गई है। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है क्वांटिटी भी हमने यहाँ पर नोट कर ली है, प्रॉफिट भी आपके पास आ गया x1 x2। अब जो है कंप्लीट आप यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करोगे, फिर से एलिमेंट्स को आपने जीरो जो बनाया है, ये देखो 0 1 है आपके पास, 2 -1 है आपके पास, 1 0 है, -1 है। तो यहाँ पर आप एक बार अपना की एलिमेंट देखो, क्योंकि अब हमारा इनकमिंग वेरिएबल x2 था। नेक्स्ट जो आप टेबल लिखोगे बेटा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही तो लिखोगे जो चेंजेस आए हैं। यहाँ पर आपका x2 है इनकमिंग वेरिएबल जो है, और s1 है आपका आउटगोइंग वेरिएबल। तो आपका जो 2 बनेगा वो बनेगा की एलिमेंट, इंटरसेक्शन पे है ना इनकी, 2 आपका की एलिमेंट बनेगा। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, 2 को आपको 1 बनाना है, यूनिट बनाना है। ठीक है, 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, पूरी की पूरी रो को आप 1 से डिवाइड कर दोगे, पूरी रो को आप 1 से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो क्या आ जाएंगी, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे, 1 आ जाएगी। इसको यहाँ, इसको तो मैं यहाँ डिवाइड करके लिखा है बेटा, लेकिन आप यहाँ यहीं पर इसको डिवाइड कर सकते थे और बाद में आप रिजल्ट नीचे लिखते। ठीक है, तो मैंने अब यहीं पे डिवाइड कर लेती हूँ, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1/2, ये -1/2। ओके बेटा, न्यू वाली टेबल में मैंने यहीं पे लिख लिया। उसके बाद आप ये देखिए 0 1, 1 तो बन गया, इसको नीचे वाले को हमें 0 बनाना है। ये रो देखो, नीचे वाले को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, जस्ट इसमें ये ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन किस में ऐड करोगे, जब ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बन चुका है, उसमें ऐड करोगे। मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ रफली इसको, 2/2, 2 से डिवाइड कर दिया है ना हमने 0, 2/2 1 बन गया, ये 1/2 -1/2। अब आप क्या करोगे, नीचे वाले को आपको 0 बनाना है ताकि आपकी यूनिट मैट्रिक्स आपकी बन सके। तो वो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज हमारे पास आएंगी, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3 2, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर ये 2 + 1 3 बन जाएगा, 2 + 1 3, राइट, 2 + 1 3 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे बेटा। ठीक है, अब हम जो है अपना z कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका z आ जाता है 2 × 1 + 3 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 2 11। अब जेड हमें कैलकुलेट करना है। जेड आप जानते हो, आप क्या करते हो, प्रॉफिट को एक्साइज से मल्टीप्लाई करते हो, आपका आ जाएगा 2 × 0 + 1 × 3। आगे यहाँ पर है, इन दोनों को करोगे बेटा, आपको अगर सही से नजर ना आए तो आप बता दीजिए बीच में, अगर आपको ऑडियो या वीडियो में दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा बीच में। तो यहाँ पे 2 × 1 + 3 × 0, ऐसे ही 2 × 1/2 + 3 × 1/2, 2 × -1/2 + 3 × 1/2। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, यही वाली चीज हमें लिखनी है, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये कितना आ गया, दिस इज 3, this is after calculation 2, this is 5/2, this is 1/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन के बाद आया। अब सीजे माइनस जेड जे ये है, सीजे ऊपर लिखे हुए 3 - 3 0, फिर से 2 - 2 0, फिर से यहाँ पर क्या है आपके पास 0 - 5/2 -5/2 और 0 -1/2 -1/2। नाउ यू कैन सी दैट ऑल द एंट्रीज, आप देख सकते हो बेटा सारे के सारे क्या है, नाउ Cj minus Zj is less than equal to 0 for all j. This implies this solution is optimal solution. Optimal solution, ये solution हमारा जो है optimal solution है बेटा। इस तरह से आपके पास ये जो है solve होगा। अब इस solution में आप देख सकते हो बेटा ये optimal solution है, तो आपके पास वेरिएबल्स कौन से हैं, आपके पास यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 और x2, x1 और x2। और इनकी किन वैल्यूज के लिए आपके पास हो रहा है, क्वांटिटी क्या है 1 और 3, x1 आपके पास 1 है और x2 आपके पास क्या है 3 है। ठीक है,
ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन है। तो अब आप देख सकते हैं बेटा, आपके पास ऑप्टिमम वैल्यू ये है, आपने देख लिया। मैक्सिमम ऑफ जेड आपके पास क्या आया है, 11। ये हमने साथ के साथ काउंट भी कर लिया है जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसीलिए हम इसको इटरेटिव मेथड कहते हैं। बार बार देखो, प्रोसीजर में सिर्फ इतना आपके पास है, स्टेप्स को अगर आप देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है। गिवन इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद आपको इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल करनी है, फिर सीजे माइनस जेड जे कैलकुलेट करके देखना है कि सारी लेस देन इक्वल टू जीरो है कि नहीं है, तो वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। नहीं तो आपको मोस्ट पॉजिटिव ढूंढना है, मोस्ट पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम देखना है। उस कॉलम की सारी वैल्यूज अगर आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर सारी वैल्यूज आपकी लेस देन इक्वल टू मतलब फिर से नेगेटिव है या जीरो है, तो इसका मतलब वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। पर अगर एक भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसको इंप्रूव करना है। वहां पर आप इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल सिलेक्ट करोगे, उनके इंटरसेक्शन हेलो वाला पॉइंट आपका क्या है बेटा। मैम, अटेंडेंस लोगे आप लास्ट में? हाँ बेटा, अभी ले लेती हूँ, बस ये हो गया है आपका, ठीक है। तो ठीक है मैम। आपका इस तरह से सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद जो है आपका बच्चे, जैसे ही आपका की एलिमेंट आपका सिलेक्ट हुआ, आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट रेशियो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। बस आपके पास जो है रिप्लेसमेंट रेशियो के बाद आपको नई सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर करनी है, और वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, जेड जे और सी जे माइनस जेड जे लेकर के। थोड़ा सा लेंथी है, और जो है इस तरीके, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो मे भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई हो, लेकिन आपके पास जो है जो बुक शेयर की हुई है एज इट इज में सारे स्टेप्स मेंशन है। एक चीज मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाह रही थी, मोस्टली बुक्स में आप पाएंगे कि सीजे माइनस जेड जे की तरह जगह जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया होगा, जेड जे माइनस सी जे। जैसे ही सीजे माइनस जेड जे की जगह जो है जेड जे माइनस सी जे आ जाता है, आपके सारे रिजल्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। इसको आप यहाँ कहते हैं लेस देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, वहां आप पाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। यहाँ आप मैक्सिमम ढूंढते हो, वहां आप मिनिमम ढूंढोगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपके रिजल्ट जो है रिवर्स हो जाएंगे। बिल्कुल सारी चीजें सेम है, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही दिखाना है, सीजे माइनस जेड जे को लेस देन इक्वल टू जीरो दिखाना है। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पर एक करें, कोई भी एक, ऐसा नहीं है कि कुछ के लिए वो अप्लाई कर दिया कुछ के लिए ये अप्लाई, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप मैक्सिमम को मिनिमम से, मिनिमम को मैक्सिमम से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक मेथड आपको फॉलो करना है, कोई भी कीजिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बेटा जो है आपका सिंप्लेक्स मेथड जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार सिंप्लेक्स मेथड के आप दो चार सम जो है आपके पास गिवन है बुक्स में, वो आप एक बार करके देख लीजिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो प्लीज मुझे आप जो है बताइएगा, ठीक है। मैम, ओआर के लिए डिस्टेंस वाले नोट्स फॉलो कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, अभी मैंने जो आपसे बुक शेयर की हुई है वो उसके ही पर भी ही बेस्ड है, डिस्टेंस के लिए ही तो मैंने वो की है। अभी अभी वो फाइनलाइज, डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस के लिए ही लिखी हुई है वो मैंने, लेकिन अभी ठीक वो है। अंडर प्रोसेस है। लेकिन उसमें आपका फुल सिलेबस है, अदरवाइज तो फुल सिलेबस आपको मिलता नहीं है। अटेंडेंस तो ठीक मैं है इसमें मैम। नोट कर लेती हूँ बेटा, ठीक इसमें है मुझे मैम। शो हो रही है ना, जो मैं उसके वाली कोरस्पॉन्डिंग बुक हमारा सिलेबस ही मैम सेम। एज इट इज वही है बेटा आपका सिलेबस, बिल्कुल 100%। यस मैम। हाँ इसीलिए तो वो जैसे स्पेशली जैसे लिखी हुई है, बाकी जो है एक दो बुक और आपको मतलब मैंने दी हुई है एक बुक, कोई नोट्स मिलेगा वो भी दे दूंगी। एक्चुअली डिपार्टमेंट बंद है, और पूरी उम्मीद है देखो कल से क्या नई गाइडलाइन आती है। 31 मई तक तो बंद ही था, गवर्नमेंट ने मैम, तो उम्मीद है 15 जून खुलेगा। तक। यस उम्मीद है बेटा, मैम, उम्मीद तक खुलेगा। आप लोगों के लिए तो नहीं हमारे लिए नहीं खुलेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो इसीलिए तो बेटा है। मैंने ये लेक्चर जो है इस टाइम शिफ्ट किया था, क्योंकि इतना लेंथी है, बन नहीं पाती बात बिल्कुल भी किसी भी तरह से। मैम, डेली आप इसी टाइम लोगे? नहीं बेटा, डेली नहीं लूंगी इसी टाइम, लेकिन हाँ जिस दिन मेरे 3 लेक्चर लगातार होंगे उस दिन या तो मैं शेयर कर दूंगी वीडियो वगैरह। अब जो है बेटा आपका ऐसा होगा कि हर वीक एक यूनिट आपकी हो सकती है, अगर आप लेक्चर मिस ना करो तो। हर वीक मैम? बिल्कुल मैम, एग्जाम तो आप जल्दी करवा के रहोगे फिर। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें अगर लगता है लेक्चर डेली। लगने चाहिए, क्योंकि इस वीक आपकी रीयूनियन हो एग्जाम जाएगी। का पैटर्न भी वही आएगा एनी साइज। बेटा अभी एग्जाम्स को लेके कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि 99% आपके एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे, और मे बी पैटर्न भी वही रहे, मैम, ठीक है। ऑनलाइन तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बस बेटा यही है, आप क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है।
अभी देखो हमने कितना ज्यादा नोट्स हो गया, मतलब यंग यंग स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें हो रही है बेटी। बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है हमको भी और आप लोगों को मैम भी। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है।